सेक्शन 2 डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2018 पेपर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। सो सेवन्थ क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें मेनली दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी जो मैंने राइट साइड में लिख रखी है। पहली प्रॉपर्टी है कि 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस बी, यानी ए और बी स्विच कर जा रहे हैं। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पी रेज टू लॉग आर टू द बेस क्यू इज़ इक्वल टू आर रेज टू लॉग पी टू द बेस क्यू। तो थोड़ा अगर ध्यान दो तो यहाँ पे पी और आर को हम स्विच कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर 1 अपॉन लॉग 7 टू द बेस 4 जो लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 टू द बेस 7। एंड इसी तरह फिर √7 रेज टू, ये जो चीज़ होगी लॉग 4 टू द बेस 7, उसको सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम चेंज कर सकते हैं। हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 4 रेज टू लॉग √7 टू द बेस 7। अब लॉग √7 टू द बेस 7 हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4⁻1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हम फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लॉग 9 टू द बेस 2 को x मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म किस तरह कन्वर्ट होगी, ध्यान से समझो। x² रेज टू 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 2। तो ये ध्यान रहे कि हमने लॉग 9 टू द बेस 2 को x कंसीडर किया था और एक लॉग अभी भी ये बचा हुआ है, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो 1 अपॉन में लॉग है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 द बेस x। ये समझ में आ गया होगा। तो अभी ऐसा लिखा हुआ है x रेज टू 2 log 2 बेस x। तो अब ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि जो वैल्यू है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे भी लिख सकते हो, अभी तो बहुत आसान है, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 4 × 2 = 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है। में जैसे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। तो हमें डिजिटल बाई 4 का बस रूल पता होना चाहिए। एंड हमें जो डिजिट्स गिवन है वो है 1 2 3 4 5 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। तो 1 2 3 4 5 में अब ये देखो कि कैसे हम लास्ट 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो 4 से डिवाइड हो, राइट, क्योंकि वही रूल रहता है, तभी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 हो सकता है, 1 2 के बाद 2 4 हो सकता है लास्ट 2, 2 4 के बाद 3 2 हो सकता है लास्ट 2, या फिर 4 4 हो सकता है, या फिर 5 2 हो सकता है। ये अगर हमने लास्ट डिजिट फिक्स कर दिया। एंड इससे पहले मैं जो 3 प्लेसेज हैं यहाँ पे उनमें कुछ भी फिल करूँ इसी तरह तो चलेगा। अब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के जो मेथड्स हैं वो कितने हैं, 5 मेथड्स हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 कुछ भी कर सकते हो फिल। इसको भी 5 है और इसको भी 5 है, तो 1 2 से एंड होने वाले टोटल 125 नंबर्स होंगे और ऐसा 5 बार हो रहा है। तो आंसर हो गया हमारा 625, 125 × 5। तो एक काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी आसान है, क्वेश्चन रीड करता हूँ। लेट एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 6 11 एंड सो ऑन, एंड y is the set of consisting the term of first 2018 terms of the arithmetic progression 9 16 23 and so on. Then the number of elements in set x union y। तो दो सेट्स का यूनियन लेते वक्त हमें फर्स्ट इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यूनियन का फॉर्मूला क्या है, कि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, राइट। अब दोनों में ये तो हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, क्योंकि दोनों 2018 है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेकंड वाला कंसेप्ट है कि कॉमन टर्म्स फ्रॉम बोथ सीक्वेंस विल बी क्रिएटिंग न्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात ट्रू है क्योंकि दोनों जो गिवन सीक्वेंस है वो खुद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी द एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। तो d1 यानी कि फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस जो कि 5 है, एंड d2 यानी कि सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस जो कि 7 है। तो यहाँ पे जो नया कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, 35 आने वाला है। यानी कि अगर हम पहला कॉमन टर्म फाइंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट कॉमन टर्म 35 ऐड करके आएगा। तो इसको एक बार हम मैन्युअली देखते हैं कि ऐसा एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ टर्म्स लिखना स्टार्ट करता हूँ इसके, 1 6 11, नेक्स्ट 16 21 26 31। थोड़े ज़्यादा टर्म लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें खुद से फील आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 51 56 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले के टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस 7 है, ध्यान रहे। 30 37 44 51 58 एंड सो ऑन। अब जरा कॉमन टर्म्स पे ध्यान दो, तुम्हें समझेगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो कॉमन टर्म दोनों के अंदर वो है 16, राइट। एंड जो नेक्स्ट कॉमन टर्म आ रही है वो आ रही है 51।
तो जो डिफरेंस है कॉमन टर्म्स के अंदर वो 35 का है। तो नया जो सीक्वेंस है उसके अंदर अभी कितने कॉमन टर्म्स आ रहे हैं वो हमें देखना है। अच्छा, अब ये एक चीज़ हम इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट सीक्वेंस जो है, जो एक्स सीक्वेंस है, तो एक्स का जो 2018 वाला जो टर्म है वो लेस देन वाई के 2018 वाले टर्म, है ना, क्योंकि दिख रहा है वो सीक्वेंस छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस भी छोटा है। क्लियर है? तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो नया सीक्वेंस है, लेट्स से कि जेड है, जेड इज़ द सीक्वेंस कॉमन टर्म्स वाला सीक्वेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये फाइंड करना है कि कौन से नंबर का टर्म है जो x 2018 के इक्वल है या छोटा है उससे, बस, ताकि हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मिल जाए। तो हम उसको लिखते हैं कि वो जो टर्म है वो जेड एम है, एंड जेड एम इक्वल टू 16 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स m बोल रहे हैं हम इसको, तो m माइनस 1 इंटू डी, डी है 35। तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू x2018। तो हमें x2018 भी निकालना होगा। तो 16 प्लस m माइनस 1 इंटू 35 लेस देन इक्वल टू x2018, यानी कि 1 प्लस 2017 इंटू 5। अभी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 1 को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सब कुछ 5 के मल्टीपल्स में आ जाए। तो 15 एंड यहाँ पे m माइनस 1 इंटू 35 इज़ लेस देन 2017 इंटू 5। अब 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहे और कोई पर्पज़ नहीं है। देन 2017, सो m माइनस 1 इज़ लेस देन 201417। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, तो डिवाइड करते हैं। तो ये 287 पॉइंट समथिंग है, सो 287 पॉइंट लेट्स से 71। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 288.71 आ रही है। m इंटीजर है, तो यहाँ से जो हमें कॉमन टर्म्स है वो मिल गए, राइट। तो हमें ये मतलब समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 280। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2018 प्लस 2018 माइनस 288। तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पूछा जा रहा है हमसे द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और एक बड़ा सा इक्वेशन दे रखा है। एंड हमें जिस चीज़ पर ध्यान देना वो ये कि साइन इनवर्स ऑफ सम टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स पी, राइट, ऐसा दे रखा है। अगर मैं इसको इस चीज़ को टी लिखूँ एंड इस चीज़ को पी लिखूँ, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स पी इज़ पाई बाई 2। तो ऐसा तभी होगा जब टी इक्वल टू पी हो, राइट, तब आइडेंटिटी बनती है। तो सेकंड वाली चीज़ हमें यहाँ पे समझ लेनी है। एंड डोमेन इन रेंज ऑफ साइन इनवर्स टी एंड कॉस इनवर्स टी, उनका भी हमें ध्यान देना है कि टी की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो पूरा सम आएगा, राइट, यहाँ पे दो बड़े बड़े सिग्मा दे रखे हैं, वो सिग्मा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, एंड इसके बाद क्या यूज़ हो रहा है वो भी समझो। तो मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जैसे ये एक पार्ट है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है, राइट। अगले में भी यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट जीपी है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट जीपीज का भी हमें एडिशन लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि t इक्वल टू पी से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी। और t का जो एक्सप्रेशन उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको हम लिख रहे हैं सिग्मा i 1 से इन्फिनिटी x रेज टू i प्लस 1 माइनस x टाइम सिग्मा x बाई 2 रेज टू i। एंड i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो चलो ठीक है। एंड ऐसे ही अगले में देखते हैं, तो वो है सिग्मा i 1 से इन्फिनिटी माइनस x बाई 2 रेज टू i माइनस सिग्मा i 1 से इन्फिनिटी माइनस x रेज टू i। तो दोनों साइड दो दो इनफाइनाइट जीपीज हैं, करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट मैं लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशो x है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म x बाई 2 है, कॉमन रेशो भी x बाई 2 है। एंड इसी तरह राइट साइड वाला अगर हम सॉल्व करें, तो फर्स्ट टर्म माइनस एक्स बाई 2 है एंड कॉमन रेशो भी माइनस एक्स बाई 2 है, तो इसलिए 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में माइनस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। यहाँ तक सब समझ में आ चुका है।
अब हम 1+x और 1 - x वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, राइट, एंड आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है x² / 1 - x -x² / 1 + x। समझ में आ गया होगा, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट किया और इसको मैं अब इधर शिफ्ट करता हूँ, राइट। तो हो जाएगा x² / 2 / 1 - x/2 -x/2 / 1 + x/2। अब थोड़ी मेहनत है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ मैंने गलती की, एक्स है सिर्फ, यहाँ पे एक्स है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नज़र आ रहा है कि सब में एक्स कॉमन है, तो एक सॉल्यूशन में साइड में निकाल के रख देता हूँ, x = 0। उसके अलावा क्या है देखते हैं। तो अब क्या बच रहा है, x/1 - x और यहाँ पे -1/1 + x इक्वल्स टू x/2 - x एंड 1/2 + x। तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो मैं ऊपर यहाँ पे x - 1 + 1 करता हूँ, समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ। एंड बाकी सब एज इट इज़ कॉपी करना है। एंड इसी तरह जो यहाँ पे अगला टर्म है राइट साइड में, उसमें भी मैं x - 2 + 2 कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये क्या दिख रहा है देखो ध्यान से, ये आ रहा है -1 + 1/1 - x। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -1 + 2/2 - x एंड यहाँ पे 1/2 + x। ओके, तो इसको तो कैंसिल कर दो। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए ये। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 + x और 1 - x का डिफरेंस, तो 2x, 2x/1 - x² इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2x, 4 + 2x में से 2 - x माइनस कर रहे हैं, यानी कि 2 + 3x अपॉन 4 - x। अब इसको सॉल्व करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूबिक फाइंड करेंगे एक, और उसको फिर सॉल्व करके उसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें अभी। तो क्यूबिक आएगी कि 8x - 2x³ इक्वल्स टू 2 - 2x² + 3x - 3x³। इसके भी रूट फाइंड करना है। तो रूट नहीं फाइंड करना, नंबर ऑफ रूट फाइंड करना है, उस पर ध्यान देना हमेशा। तो x³ प्लस में आया, इस साइड और करेंगे तो ये आ जाएगा +2x² एंड देन 5x - 2 इक्वल टू 0। तो ये सपोज एक क्यूबिक है और उस क्यूबिक को सपोज मैं 5x से लिखता हूँ। तो 5x निकालते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स देखना है, कितने रूट्स रियल है और थिंग्स। तो हो जाएगा 3x² + 4x + 5। तो ये जो चीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसका d <0 है। तो यानी कि अपना जो 5x है दैट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्यूबिक है और ऑड पॉलिनोमियल है, तो एटलीस्ट सॉरी एग्जैक्ट एक रूट तो होगा ही इसका। एंड वो रूट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमें वो भी ध्यान रखना है कि x का जो इंटरवल था वो -½ से ½ था, उसके अंदर ही वो रूट आना चाहिए। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि f(0) की जो वैल्यू है वो -2 है। एंड इसी तरह हम f(½ निकालते हैं, f(½ पे वैल्यू आ रही है 1/8 + 1/4 5/2 -2। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो हमारा रूट 0 से ½ के बीच में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 2 रूट्स। कौन से 2 रूट्स, x = 0, अगर रूट सेकेंड रूट x2 है वो है हमारा 0 एंड ½ के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इस वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हम इसको समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर सिग्मा आ जाए और सिग्मा के अंदर एक फंक्शन हो r/n का, एंड इनटू प्रोडक्ट में 1/n हो, और r की जो लिमिट है वो an से अगर bn जा रही हो, तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, हम r/n को रिप्लेस कर सकते हैं x से, 1/n को रिप्लेस कर सकते हैं dx से। तो मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऑफकोर्स कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, इसका प्रॉपर प्रूफ है जो तुम अलग से समझ सकते हो। मैंने ऊपर टॉपिक का नाम दिया, तुम खुद से एक्सप्लोर करके समझ सकते हो। तो जब हम r/n को x पुट कर रहे हैं, तो बेसिकली जब r की लोएस्ट वैल्यू an होगी,
तो x की लोएस्ट वैल्यू a हो जाएगी, एंड जब r की हाईएस्ट वैल्यू bn होगी तो r बाई n की हाईएस्ट वैल्यू b हो जाएगी। तो इस तरह लिमिट a टू b आ जाएगी। तो हम बेसिकली ये सब कुछ कर दे रहे हैं, सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली डिस्क्रीट एडिशन को कंटिन्यूस एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम सिग्मा एफ ऑफ आर बाई एन इंटू वन बाई एन इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो वाई एन कैसे लिखा हुआ है समझो ध्यान से। ये जो बाहर एक n दिख रहा है इसको हम अंदर लेके चल जाते हैं, तो अंदर जब जाएगा तो n की पावर n होके जाएगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 एंड सो ऑन टिल n+n, राइट। और हर एक नंबर के नीचे मैं n लगा दे रहा हूँ। और ओवरऑल जो पावर है, ये जो पावर है वो 1/n कर दे रहा हूँ। तो ये क्लियर होगा ये क्या किया गया। तो ये बहुत सारे टर्म्स प्रोडक्ट में आ गए, तो इसको अगर हमें सिग्मा के टर्म्स में लेके जाना है तो लॉग लेना चाहिए। तो बेस ई में हम लॉग लेते हैं। जैसे हमने लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n आगे आ जाएगा सबके, राइट। एंड यहाँ पे हमें क्या दिखना स्टार्ट होगा अभी, ln 1 प्लस 1/n प्लस ln 1 प्लस 2/n, राइट। इस तरह चलते जाएगा ये टिल ln 1 प्लस n/n। इसको मैं डायरेक्ट सिग्मा के फॉर्म में भी दिखा सकता था, बट इसमें अभी ज़्यादा फील आ रही है कि दिख रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ln yn इक्वल टू 1/n एंड देन यहाँ पे सिग्मा ln 1 प्लस r/n, एंड r की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जा रही है, राइट। अब जो वेरिएबल है r है, तो जो बाहर वाला 1/n उसको हम अंदर मूव कर सकते हैं। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं r1 to n। इस पर ध्यान दो, यहाँ r1 to n है, एंड अंदर जो चीज़ है वो है ln 1 प्लस r/n इंटू 1/n। तो ऑलमोस्ट जो हमारी फील है वहाँ तक हम आ चुके हैं कि ये एफ ऑफ r/n है, ये 1/n है। अब क्या करना है समझ में आ गया, बट किस पे करना है ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर जो लिमिट है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो हमसे जो पूछा जा रहा है उसमें भी लिमिट जो है वो n की इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो देखते हैं आगे। तो जैसे हम लिखेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln yn, राइट। तो इधर भी ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दिस होल थिंग एज इट इज़। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम r/n को x में पुट करेंगे तो x की वैल्यू बेसिकली कहाँ जा रही है, 1/n। तो 1/n की लिमिट n इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी, तो x की लोएस्ट वैल्यू 0, एंड r की हाईएस्ट वैल्यू n है, इसलिए x की हाईएस्ट वैल्यू n/n होके 1 हो जाएगी। एंड ये बन गया ln 1 प्लस x dx। तो तुम सब्स्टिट्यूशन से ऐसा भी लिख सकते हो, 1 से 2 ln t dt। अब बस इसका हमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो ln t का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से कर सकते हो, बाई पार्ट्स लगाना है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी फेमस रिजल्ट है, कोर्स से एडवाइस किया जाता है कि इसको याद ही रखें। तो t ln t माइनस टी इसका इंटीग्रेशन आता है, इस पर हम लिमिट लगा देंगे 1 से 2। तो ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 2 ln 2 माइनस 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ln 4/a। अभी l जो डिफाइन किया गया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn, तो वो वैल्यू कितनी आ चुकी है 4/e। और हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ l, यानी कि बॉक्स ऑफ 4/e जो कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है ये भी, और इसमें 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, वो पता होने चाहिए हमको। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ एंड उससे क्या क्या इंटरप्रेट किया सकता है वो बताता हूँ। लेट a and b be two unit vectors such that a dot b is 0, and for some real xy let c vector is x time a vector plus y time b vector plus a cross b vector. If mod c is 2 and the vector c is inclined at some angle alpha to both a and b, then the value of 8 cos square alpha is okay. तो जो इन्फॉर्मेशन है अपने पास उसको हम लिख लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ सी 2 है। तो इन सबका यूज कैसे किया जा सकता है, और कि जैसे ए डॉट ए जो होगा उसको हम 1 लिख सकते हैं, जो बी डॉट बी होगा उसको हम 1 लिख सकते हैं, जैसे कभी सी डॉट सी आएगा उसको हम 1 लिख सकते हैं, उसको हम 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर p इज़ मॉड p देन मॉड p स्क्वायर इज़ p डॉट p। तो ये यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे अगर हमें यहाँ पे जब x और y की वैल्यूज़ निकालनी होगी तो हमें c को एलिमिनेट करना होगा, राइट। तो हमें c डॉट c की हेल्प लेनी पड़ेगी और मॉड c बेसिकली उस वक्त 2 रहेगा। तो यहाँ से किया जा सकता है। और अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि a डॉट b 0 है,
तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो हम ये सब भी यूज़ करने वाले हैं कि ए डॉट बी ज़ीरो है और ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी ज़ीरो होगा एंड ए क्रॉस बी डॉट बी भी ज़ीरो होगा। तो स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट होने से पहले हमें एक्स वाई और कॉस अल्फ़ा में भी एक रिलेशन है वो लेके आना है। तो इसके लिए हम इस लाइन का यूज़ कर रहे हैं कि वेक्टर सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों सेम एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डॉट लेते हैं। तो सी डॉट ए की वैल्यू क्या है? तो सी डॉट ए को हम लिख सकते हैं कि सी का मॉड वन, ए का मॉड सी का मॉड टू, ए का मॉड वन और उनके बीच का एंगल कॉस अल्फ़ा। तो टू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब जब हम ए से डॉट लेंगे ना राइट साइड में, तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा? वन, तो एक्स आ जाएगा। फिर आएगा बी के साथ डॉट, तो बी डॉट ए हो जाएगा ज़ीरो एंड बी के साथ ए क्रॉस बी का डॉट, तो फिर से ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टू कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली जब हम सी डॉट बी करेंगे तो आएगा टू इंटू वन इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वाई प्लस ज़ीरो। तो वाई की वैल्यू भी आ गई टू कॉस अल्फ़ा। ओके, ऑलमोस्ट डन है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें अभी सी डॉट सी का यूज़ लेना है। सी डॉट सी की वैल्यू 4 है, राइट। तो सी का मतलब क्या है अभी? एक्स टाइम ए वेक्टर। तो ये हम लिख रहे हैं सिर्फ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अब इस वेक्टर का इसी से डॉट ले रहे हैं, तो ये तो वैसा हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म का खुद से डॉट होगा और बाकी टर्म्स के साथ 2 टाइम डॉट होगा। अब इसको कैसे लिखना है समझो ध्यान से। तो अगर हमने ए डॉट ए किया तो वैल्यू कितनी आएगी? ए डॉट ए किया तो 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे बी डॉट बी वन किया तो 1 आ जाएगा, तो जाएगा वाई स्क्वायर। और फिर बचेगा ए क्रॉस बी का डॉट खुद के साथ, तो ए क्रॉस बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर, और बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी का डॉट किसी ए और बी के साथ भी जीरो है। ओके, अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो एंड ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी इज साइन अल्फा एन कैप। ठीक है, तो क्या लिखूँ उसको मैं, समझते जाओ ध्यान से। यहाँ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो हम लिख देंगे 1 1 एंड साइन पाई बाई 2 फिर एन कैप और उसके मॉड का स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा, ये भी खत्म हो गया कि 8 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हमसे पूछा जा रहा है 8 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह मॉड का यूज़ करके हमें वेक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट रूट 3 टाइम ए कॉस एक्स प्लस 2 बी साइन एक्स इक्वल टू सी। ये कोई इक्वेशन है एंड एक्स जो इसमें -π/2 से π/2 है, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/3। ओके, देन द वैल्यू ऑफ बी बाई एज। तो यहाँ पे 2 अप्रोच यूज किया सकती है। पहली अप्रोच ये है कि मैं एक्स की जगह एक बार अल्फा डालूँ और एक बार बीटा डालूँ और दोनों को सबट्रैक्ट कर दूँ, ताकि मैं कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले यूज़ कर सकूँ, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि मैं कॉस एक्स और साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ tan x/2 लिख सकता हूँ। वहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स होंगे tan α/2 एंड tan β/2। फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट वाला ज़्यादा ईजी है। देखो अब ध्यान से कैसे। तो रूट 3 टाइम ए कॉस अल्फ़ा प्लस 2b साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी एंड सिमिलरली रूट 3 टाइम ए। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि दोनों जो है अल्फ़ा एंड बीटा वो इसके रूट्स हैं इक्वेशन के। अब मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है उसको ध्यान से देखो। रूट 3 टाइम ए कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, प्लस 2b साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। अब हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कुछ भी, हमें सिर्फ कॉस सी माइनस कॉस डी और ये सब फॉर्मूले लगा देना है। ओके, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, रूट 3 टाइम ए अपॉन 2b इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा
माइनस साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। देखो माइनस साइन एडजस्ट किया, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब इसका अगर रेशो लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो अगर सॉल्व भी किया तो क्या मिलेगा, 2 टाइम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, सेम चीज़ सेम फॉर्मूला इधर लिखा है वही लिख रहा हूँ, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। एंड इसी तरह जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2 टाइम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। एंड अल्फ़ा एंड बीटा डिस्टिंक्ट है, शुरुआत में बोला गया डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अभी कि √3 टाइम ए अपॉन 2b इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि कॉट 30 डिग्री। एंड कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3। सो a बाई बी इज़ 2। क्वेश्चन में हमसे b बाई ए पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एरिया अंडर कर्व के ऊपर क्वेश्चन है। ए फार्मर F1 हैज़ ए लैंड इन शेप ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0 0 1 1 एंड 2 0। तो इस तरह मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया ऑलरेडी। Okay, and from this land, a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ and a curve of form y equal to x raised to n. y equal to x raised to n जो कर्व है वो ओरिजिन से पास करेगा, ये हमें समझ में आता है, राइट। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड 1 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कर्व कहाँ से जाएगा, थोड़ी फील तो हमें आ चुकी है। एंड इफ द एरिया ऑफ रीजन टेकन अवे बाय द फार्मर F2 इज एक्जैक्टली 30% ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली x raised to n को समझना है कि x raised to n यहाँ कैसे बनेगा। यहाँ से एक ग्राफ आएगा तरह से एंड Q पॉइंट से पास करते जाएगा, आगे चला जाएगा, वो ठीक है। तो हमें इस एरिया में इंटरेस्ट है, ये जो एरिया है ये ओवरऑल एरिया का 30% है। ओके, सो F1 के पास जो एरिया था, एरिया विद फार्मर 1 कितना था, 1/2 इंटू बेस 2 है और हाइट 1 है, तो बेसिकली उसके पास 1 यूनिट स्क्वायर एरिया था। एंड हमें जो शेडेड पार्ट का एरिया है, अगर उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये भी काफ़ी आसान है। उसको क्या लिखोगे, 0 to 1। लाइन जो PQ है उसकी इक्वेशन हम बोल सकते हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये जो कर्व है वो y इक्वल टू एक्स रेज टू n है। तो हम बेसिकली x माइनस एक्स रेज टू n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ एरिया ऑफ F1। तो 30% यानी कि 1 का 30% 3/10 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो कितना जाएगा अभी, 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 इक्वल्स टू 3/10। बस हो गया ख़त्म। 2/10 इक्वल्स टू 1/n प्लस 1, n इक्वल टू 4। तो कुल मिला के सेक्शन 2 जो था इस पेपर का काफ़ी आसान था। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।